Welcome to the yet another session on the subject system analysis and design. The topic of today's discussion is a software development life cycle. So first of all, let's discuss what is this software development life cycle is. So basically, software development life cycle is a descriptive and diagrammatic representation of the software life cycle. Descriptive and diagrammatic. It means I'll be explaining what will be the life cycle of the software. It will be a detailed representation, plus we will be using the diagrams to represent the different phases of the software life cycle. First of all, we should be clear with this word. What is software life cycle? So software life cycle means, suppose कीजिए you want to develop a software. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यू विल नॉट बी डूइंग लाइक कि आपके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट आया, आप सिस्टम पे बैठे आपने कोडिंग स्टार्ट कर दी, सॉफ्टवेयर बना दिया. नो, इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्लान, वी नीड टू गैदर द requirements, we need to define the problem, then we need to decide the design, then we will proceed with the coding. After coding, we will plan for the maintenance of the system. जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले सपोज कीजिए हमारी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म है, कोई क्लाइंट आया हमारे पास एंड उसने कहा कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना है. लेट्स अज्यूम दैट he want to develop a online admission system. So the client came to us and asked us that he want to develop a software for online admission. Now what we will do, हम बिल्कुल यहीं से क्लाइंट हमारे पास आया और हम कोडिंग स्टार्ट कर देंगे? नहीं कर देंगे. सबसे पहले हम प्लान करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे? रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे. रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के बाद उनका एनालिसिस करेंगे. Then we will create the design. Now these different phases that are followed during the development of the software is called software life cycle. कहाँ से स्टार्ट करा, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया. So ये जो different phases होंगे जो आएंगे during the development of the software, this is called software life cycle. तो इसको और भी इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर दिया और इसका हम डिस्क्रिप्टिव और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं ताकि अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए. सो आप यहाँ पे देख सकते हो, a life cycle model represents all the activities required to make a software product transits through its life cycle phases. तो जितनी भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल. नाउ द सेकंड क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल? भाई इसकी जरूरत क्या है, हम क्यों बनाएं? तो क्योंकि आपके पास जो डेवलपमेंट के हैं बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं. तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि मैं कौन सा मेथड चूज करूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कन्वेंशनल वाटरफॉल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, तो बहुत सारे और मॉडल्स हैं. तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर विच मॉडल वी विल बी फॉलोइंग. तो मॉडल के अकॉर्डिंगली आपके सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे कि हम स्टार्ट कहां से करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे.
तो इसीलिए सबसे पहले मॉडल डिसाइड करना बहुत जरूरी है, ताकि हमें अपना लाइन ऑफ एक्शन पता चल जाए कि हम ये स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करेंगे टू डेवलप द सॉफ्टवेयर. The second reason is, if you will not be having any software lifecycle model, the product development will not be systematic and disciplined. क्योंकि अगर आपने ये नहीं डिसाइड किया कि स्टार्ट कहाँ से करना है, उसके बाद कौन सा फेज होगा, उसके बाद क्या करेंगे, तो अगर ये सारी चीजें पहले से डिसाइड नहीं है तो आपकी जो डेवलपमेंट है वो सिस्टमेटिक नहीं होगी. डेवलपमेंट सिस्टमेटिक क्यों नहीं होगी? सपोज कीजिए सबसे पहले आपने क्या किया, क्लाइंट से मिले, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर नहीं करी, आपने कोडिंग स्टार्ट कर दी. कोडिंग करने के बाद आप क्लाइंट से मिले, जी ये देखिए आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, आप देख लो कि जो आपने बोला था वही है. फिर वो नहीं नहीं नहीं, ये तो वो नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट्स तो अलग थी. अब ये दिक्कत क्यों आई? क्योंकि आपने सिस्टमेटिक मेथड को फॉलो नहीं किया. आपने सबसे पहले क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट को वेरीफाई नहीं किया. तो ये जो सारे फेजेस होते हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड हैं. हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनको फॉलो करके हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा हम मॉडल कौन सा फॉलो करेंगे. अगर आप मॉडल फॉलो नहीं करोगे तो जो डेवलपमेंट है वो सिस्टमेटिक नहीं होगी, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होगा कि हम कैसे फॉलो अप करने वाले हैं, हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा. एंड द थर्ड थिंग वुड बी, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप करते हो, इफ यू हैव नो इफ यू आर वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म, तो आप एक टीम के साथ काम करते हो. तो अगर आपने पहले से प्लान नहीं कर रखा कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कौन सा मॉडल चूज करेंगे, उसके क्या फेजेस होंगे, तो आप अपनी टीम के साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे कि हम कैसे बनाएंगे प्रोजेक्ट को. अगर आप अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो आपके रोल्स डिफाइंड नहीं होंगे कि कौन क्या करेगा. अगर रोल्स डिफाइंड नहीं होंगे तो हो सकता है एक ही चीज पे एक से ज्यादा जो टीम मेंबर्स हैं वो काम करते जाएं, और अल्टीमेटली कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा एक्टिविटी हो जो बिल्कुल ही मिस हो जाए. तो अगर टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, दैट विल 100% विल लीड टू द फेलियर ऑफ द सिस्टम. तो इसीलिए हमें एक सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल चाहिए. क्यों चाहिए? नंबर वन, हमें पता होना चाहिए कि हम हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, हम कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे. उनको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आप एक मॉडल डिसाइड करोगे. मॉडल डिसाइड करने के बाद उसके डेफिनेट फेजेस होंगे और उसका ऑर्डर होगा. तो जिससे आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जो वो सिस्टमेटिक हो जाएगी और डिसिप्लिन्ड हो जाएगी. डिसिप्लिन्ड इन द सेंस कि आप डिसाइड कर लोगे कि कौन सी एक्टिविटी हम किस टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे. एंड इफ यू विल नॉट बी हैविंग सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, ये चीजें सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड नहीं हो सकती. एंड मोर ओवर, इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम, द रोल्स ऑफ द मेंबर्स शुड बी डिसाइडेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. अगर आपका कोई लाइफ साइकिल नहीं होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल नहीं होगा, तो आपकी टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, दैट विल लीड टू द फेलियर ऑफ द सिस्टम. तो हम एक जनरल सा सबसे पहले देखते हैं कि ये डिफरेंट फेजेस होते क्या है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के. अब ये सिस्टम डेवलपमेंट के जो डिफरेंट फेजेस हैं ये वेरी करते हैं मॉडल टू मॉडल, लेकिन हम इस डिस्कशन में जनरल ही फेजेस लेंगे, हम कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं लेंगे. मान लीजिए कि हम स्पेसिफिकली वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, हम किसी स्पेसिफिक मॉडल की बात, इंक्रीमेंटल मॉडल, हम किसी स्पेसिफिक मॉडल की बात नहीं करेंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द जनरल स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड ड्यूरिंग द सिस्टम डेवलपमेंट. तो हमारे पास टोटल 6 फेजेस हैं जी. द फेज वन इज कॉल्ड प्लानिंग, सेकेंड फेज इज एनालिसिस, थर्ड इज डिजाइनिंग, फोर्थ इज इम्प्लीमेंटेशन, फिफ्थ इज टेस्टिंग एंड सिक्स्थ इज मेंटेनेंस. तो सबसे पहले प्लानिंग में हम क्या करेंगे, हम इंफॉर्मेशन सारी गैदर करेंगे. तो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे
related to the software to be developed in the question. जो भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप करने जा रहे हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे. इट मींस हम गैदर करेंगे, हम इनपुट लेंगे क्लाइंट से कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेंगे तो, और क्वेश्चनेयर्स फिल करेंगे तो ताकि हम मैक्सिमम जो इनपुट है वो ले सकें यूजर से. तो यूजर से इनपुट आपको ही लेनी है, क्लाइंट को ही. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट क्या चाहता है और क्या वो बोल रहा है उसमें डिफरेंस होता है. और सम टाइम कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि क्लाइंट को लगता है अगर मैं ये चीज बोलूंगा साथ में ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली होगी ही. बट आप इन सारी चीजों को सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, क्लाइंट से सारी इनपुट लेनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी. देन आफ्टर गैदरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन. जो भी आपने अब तक इकट्ठा किया, जो भी आपने नो क्लाइंट से इनपुट ली, अब आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली एग्जामिन करना पड़ेगा, उसमें से एनोमलीज को दूर करना पड़ेगा. एनोमलीज मींस कहीं पे कोई रिडंडेंट इंफॉर्मेशन तो नहीं है, कहीं पे कोई जो इंफॉर्मेशन है वो इनवैलिड तो नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी तो नहीं है जो इसके साथ रिलेटेड ही नहीं है. क्योंकि इनिशियल में तो आप सारी इंफॉर्मेशन ले लोगे, लेकिन बाद में यू नीड टू वेरीफाई, you need to analyze, you need to thoroughly examine the gathered in the information that you have collected from the client. और next phase में then you will decide the design of the software. अब नेक्स्ट फेज में आप डिजाइन डिसाइड करोगे कि इस सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन कौन से मॉड्यूल होंगे, उनकी आपस में इंटीग्रेशन कैसे होगी, कहां से इनपुट आएगी, कहां इनपुट जाएगी. तो ऑल दीज थिंग्स विल बी डिसाइडेड इन द डिजाइनिंग फेज. आफ्टर डिजाइनिंग आपने अब डिजाइन कर लिया कि कौन कौन से मॉड्यूल होंगे, इनपुट कैसी होगी, आउटपुट कहां से होगी. तो ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद यू विल स्टार्ट विद द कोडिंग, दैट इज कॉल्ड द इम्प्लीमेंटेशन फेज. अब कोडिंग करने के बाद when you will be ready with the software, इसके बाद आप टेस्टिंग स्टार्ट करोगे. टेस्टिंग में आप चेक करोगे कि जो एक्सपेक्टेड इनपुट थी क्या वो एक्चुअल इनपुट उसके इक्वली है. मींस सॉफ्टवेयर की जो आउटपुट आ रही है क्या वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच कर रही है जो आपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट फेज में गैदर करी थी. तो टेस्टिंग में आप वेरीफाई करोगे अपने सिस्टम को कि whether the actual output is equal to the expected output. जो सिस्टम से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या सिस्टम वही काम कर रहा है. So this verification will be done in the testing phase. After the testing, the maintenance of the software will be there. The maintenance of the system will be there. अगर सिस्टम में बाद में इम्प्लीमेंटेशन के बाद, क्लाइंट साइड पे इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो मेंटेनेंस फेज में आप उसको दूर करोगे. अगर फ्यूचर में उसको कुछ उसमें कुछ एड ऑन उसको चाहिए क्लाइंट का, वो भी इसी में कवर होगा. तो मेंटेनेंस इज द लॉन्गेस्ट फेज. ये सबसे लंबा फेज है क्योंकि ये आता है आफ्टर डिप्लॉइंग द सॉफ्टवेयर ऑन द क्लाइंट साइड. क्लाइंट साइड पे आपने सॉफ्टवेयर अपना डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद जब तक क्लाइंट चाहेगा वो आपके साथ इस मेंटेनेंस फेज को मेंटेन करेगा, जिसमें आप अपने डिप्लॉयड सॉफ्टवेयर के बग्स को दूर करोगे. अगर क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं आती हैं या चेंज होती हैं उसके अकॉर्डिंगली आप सिस्टम में चेंज करोगे. सो एक बार डिटेल्ड देख लेते हैं सभी फेसेस की फिर से. सिस्टम प्लानिंग, you will decide exactly what you want to do and the problem you are trying to solve. तो प्रॉब्लम डेफिनेशन होगी, ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज होंगे, कितने टीम मेंबर्स होंगे, कितनी इसकी कॉस्ट रहेगी, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्लाइंट को इसके बताने सारे. और एंड you need to also analyze how you can make your product better than your competitors. तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई. डिफाइनिंग द प्रॉब्लम मींस आप सबसे पहले यूजर से इंफॉर्मेशन आपने गैदर करी. इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपने देखा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं,
हमारे कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, इसमें कितने पर्सन्स लगेंगे टू डेवलप दिस सॉफ्टवेयर, एंड व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। तो इस फेज में ये सारी चीजें आप डिसाइड कर लोगे। सिस्टम एनालिसिस में आपने जो भी गैदर करी है उसको आप वैलिडेट करोगे। उसके बाद तीसरे में यू विल डिसाइड द डिजाइन ऑफ द सिस्टम, कि यूजर इंटरफेस कैसा होगा, एप्लीकेशन का डिजाइन कैसा होगा, सिस्टम का इंटरफेस कैसा होगा। बेसिकली यू विल ट्रांसफॉर्म योर प्रीवियस नो फेज, मतलब सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज है, उसको आप लॉजिकल स्ट्रक्चर में ले आओगे। मतलब उसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, मतलब फिजिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन उसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस स्टेप में, कि हम जो चीज बनाने जा रहे हैं उसका इंटरफेस कैसा होगा, उसका डिजाइन कैसा होगा। देन इम्प्लीमेंटेशन मींस द कोडिंग, द फिजिकल डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद सिस्टम की टेस्टिंग हम करेंगे टू चेक वेदर द एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड आउटपुट। then the system maintenance. So these are the various phases in the system development life cycle. So that's all about today's session.